Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up the newspaper of 31st of July, starting with the first article, the 2047 challenge. India can become a leader $30 trillion economy by 2047 or not. It depends on investment and it depends on the procedure that will be followed by India in next 10 to 20 years. कब होगा? Jab we will invest much more on social security, much more on social capital as well as human capital. That is where we are focusing on internship scheme. We are focusing on creating of several kind of a manufacturing base in India, manufacturing base. Other than that, we are focusing on export oriented economy. तभी जाकर के हम लोग ओवरऑल मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं 2047 के पहले. और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है इंडिया का, इट विल बी it will be only for next 20 years. उसके बाद the population will stagnate and from 2050 onward the population of India will decrease from 1.6 to 1.4 billion. So अभी 20 years ही इंडिया के पास समय है कि वो हर एक एस्पेक्ट ऑफ जो इकोनॉमी उसमें फोकस करे. Then when we are discussing regarding आत्मनिर्भर, तो वो सिर्फ और सिर्फ आत्मनिर्भर डिफेंस में या फिर बाकी जगह पर इम्पोर्टेंट है, लेकिन मच मोर इट इज नीडेड इन फूड सिक्योरिटी. फॉर एग्जांपल यहाँ पर पल्स, तो क्या इंडिया पल्स के लिए आत्मनिर्भर है? क्वेश्चन उठता है. हालांकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ते आ रहा है 15 मिलियन टन से 24.5 मिलियन टन में, लेकिन तब भी हम लोग इम्पोर्ट पर ही डिपेंडेंट है. क्यों? क्योंकि जो डिमांड है इट इज़ वेरी हाई फ्रॉम प्रोडक्शन, प्लस दूसरे पल्सेज है उनके जो इंसेंटिव है वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू राइस एंड वीट. उसके कारण भी जितना स्पीड में प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था वैसा हो नहीं पा रहा. सेकेंड, इन्फ्लेशन के कारण भी प्राइसेस बढ़ा रहता है, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट. दूसरा, pulses have been crowded out by cereals. Pulses were pushed out by the cereals by late 2000. 87% of pulses cultivation were pushed out from irrigated to rain-fed or irrigated land were used only. Most of them were used for wheat and rice. That is why pulses का जो production है it did not cope up with the increasing demand. फर्दर जो बोला जाता है कि rather than focusing much more on hectare, we can focus much more on productivity. वर्ल्ड वाइड में प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, डबल प्रोडक्टिविटी हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो उस पर फोकस करना है. सेकेंड, क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप पर फोकस करना चाहिए. पल्सेस का डिमांड बढ़ा है तो उसके हिसाब से हम लोग पल्सेस में एमएसपी और पर्टिकुलर जो भी एरिया है, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश हो गया, वन ऑफ द लीडर इन पल्सेस प्रोडक्शन, महाराष्ट्र होगा, राजस्थान से फोकस कर सकते हो. कीवर्ड, डेटा माइग्रेशन, moving from one data from one computing environment to another. Data migration, it is a migration of data. फिर हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर सब एक फिक्स प्लेटफॉर्म में रहेगा, उसको हाइपर कन्वर्ज बोलते हैं. प्रिविलेज एक्सेस, तो नाम में प्रिविलेज, तो कॉन्फिडेंशियल और बाकी सेंसिटिव ऑपरेशन को एक्सेस करने के लिए एक मैनेजमेंट होना चाहिए, उसको प्रिविलेज एक्सेस.
कैटास्ट्रॉफिक फॉरगेटिंग मतलब जो भी काम कर रहे हैं वो इट फॉरगेट्स प्रीवियसली लर्नड इंफॉर्मेशन, और न्यू इन्फॉर्मेशन जब वो लर्न करते हैं तो पुराना इन्फॉर्मेशन फुल भूल जाते हैं। इसको बोलते हैं कैटा फॉरगेट। डिजिटल फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस e-governance development index EGDI published annually since by UN 193 कंट्रीज के अंदर में, रैंक 193 कंट्री में इंडिया 105 रहा। तो इसमें ग्लोबल इंडेक्स इज नॉट फेयर टू इंडिया। नॉर्थ साउथ है, वहां पर नॉर्थ सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू है, जबकि इंडिया ने बहुत सारे एस्पेक्ट में डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए कदम उठाया। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सर्विस सेंटर, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, बैंक सखीज हो गया, यूपीआई हो गया, ई गवर्नेंस पॉसिबल हर एक एस्पेक्ट में। डिजिटल लिटरेसी का बात हो गया, तो इसमें बोला जाता है कि अगर हम लोग को 2047 तक लॉन्ग टर्म में डिजिटल पावर लीडिंग पावर बनना है तो वी हैव टू फोकस ऑन कॉर्पोरेट डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रहा है। इसमें कब होगा, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबल डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट, सब चीज को, एथिकल गवर्नेंस को मिक्स करके आप इसमें जो स्टैंड दिया जाए बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर सो दैट डिजिटल स्पेस बिकम सिक्योर, इसको बोलते हैं। देन डिजिटल मेंटल वेलनेस इंडेक्स, इसमें मेंटल हेल्थ इशू, बिहेवियर, फिर कंसेंट पर हो गया, या फिर डेटा कलेक्शन में कैसे सिक्योर हो, उसमें बात होती है। रिस्पॉन्सिबल गेमिंग इंडेक्स, गेमिंग के लिए भी इंडिया में बहुत लोग हैं, तो फिर प्रिवेंटिंग अंडर एज गेमिंग, इंश्योरिंग फेयरनेस एंड प्रमोट इंडस्ट्री सस्टेनेबली। रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग इंडेक्स, इट टॉक्स अबाउट लेंडिंग बिहेवियर, बोरोइंग लेंडिंग कैसे इजी हो जाए, फ्रॉड कैसे कम कर सके। जैसे हम लोग बात करते हैं बैंकिंग विल यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रिड्यूस फ्रॉड, तो इसके एक एग्जाम्पल है। तभी जाकर के हम लोग डिजिटल इंडाइसेस में हम लोग आगे आ सकते हैं। ओवरऑल नेक्स्ट कैपिटल गेन्स टैक्स, ये 12.5% किया गया। तो क्या इस पर रियल एस्टेट पर इम्पैक्ट पड़ेगा? 20% से 12.5 किया है, लेकिन इंडेक्शन हटा दिया गया। तो 2001 के बाद से कोई भी अगर टैक्सेशन होगा तो उसमें इंडेक्सेशन हटा दिया जाएगा। उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इट में डिक्रीज और इंक्रीज बेस्ड ऑन द रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन। इसमें लिखा हुआ था कि कैसे अगर 1975 में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदा है, कॉस्ट अगर 100 रुपया था प्रॉपर्टी का, 2001 तक मार्केट वैल्यू हजार हजार दोनों का सेम हो गया, लेकिन सेल कंसिडरेशन 5 या दोनों का 5 है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1000, इंडेक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3630। क्यों? क्योंकि 2001 तक ही जितना प्रॉपर्टी राइज किया था उतनी तक इंक्लूड किया जाए मोस्टली, तभी इसमें माइनस कर देंगे।
तो 3680 और कैपिटल गेन्स हो गया 1370। तो इस पर 1370 पे 20% कितना होता है? 274। तो इतने लग, लेकिन इसमें इंडेक्शन हटा दिया गया है। तो जो 5000 में आप बेच रहे हैं और 2001 तक जो वैल्यू था, दोनों माइनस करें 4000 हुआ। 4000 में 12.5%, 500। इसका मतलब अंडर द न्यू टैक्सेशन रिजीम बढ़ सकता है, क्योंकि इंडेक्शन नहीं लगा। 2001 तक उसमें ब्लॉक कर दिया गया था कि कितना प्रॉपर्टी राइज करे विद रिगार्डिंग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब लेकिन इसके बाद हटा दिया गया। इसका मतलब अभी तक जो भी राइज हुआ है प्रॉपर्टी का वैल्यू, वो माइनस किया जाएगा उस समय 2001 से, और जो इंक्रीज हुआ है उसमें फिर ओवरऑल टैक्सेशन लगेगा 12.5% का। इंटेंसिव प्रपोज्ड, तो गवर्नमेंट विल सेलेक्ट 500 companies in next 5 years for the internship of 10 million youth। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल अनसर्टेनिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कदम है विद रिगार्ड टू स्किल गैप बिटवीन द एजुकेशनल डिमांड एंड इंडस्ट्रियल नीड। ईच कंपनी 20,000 से लेकर 4,000 इंटर्न करना पड़ेगा, तभी जाके 5,500 जो ओवरऑल कंपनी है वो इंक्लूड कर सकता है। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या हम लोग जो कंपनी अगर लेंगे तो कैसे लेंगे? एग्जाम कंडक्ट कराएंगे? सेलेक्ट कौन करेगा कंपनी का? दूसरा कि कंपनी कितना इसमें इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेंगे अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट? स्टेक होल्डर रिकॉग्नाइजेशन कैसे होगा? प्लस क्वालिटी पर फोकस करेंगे, क्वांटिटी पर फोकस करेंगे? क्या घोस्ट इंटेंसिव के कारण इसमें भी फ्रॉड या फिर करप्शन के चांसेस हैं? तो इंटेंसिव के लिए भी बोल सकते हैं कि बेसिक ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नीट में, कि आप जब मेडिकल कर लेते हैं उसके बाद एक एग्जिट एग्जामिनेशन होता है। तो इंजीनियरिंग के बाद एक एग्जिट एग्जामिनेशन हो, जो टॉप करे उसमें वो फिर टॉप कंपनी में जाए, जो बॉटम बीच में जाए वो बीच कंपनी में जाए, और जो पीछे रहे वो भी कंपनी, उनको सबको मिलेगा इंटर्नशिप, लेकिन डिपेंड करेगा कंपनी कौन सा। ऑन इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू एज वेल एज ओवरऑल एक एग्जिट एग्जामिनेशन। फिर जॉब क्रिएशन फोकस किया जा रहा है, तो उसमें अलग अलग एस्पेक्ट है। टेक्निकल स्किल है, सॉफ्ट स्किल है, जो इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरे कंपनी को कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे? कोई हो सकता है कंपनी प्लाईवुड बिजनेस में होगा सबसे बड़ा, कोई एग्रीकल्चर बिजनेस होगा, तो लेकिन आपके जो इंटर्नशिप है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मोस्टली, तो एवरी में क्यों जाएगा? तो उसके हिसाब से अगर बांट सकते हैं कंपनी को डिग्री के हिसाब से। इंडिया में फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर कंपनी में डिग्री है इतने लोग इसमें है, उसके हिसाब से फिर कंपनीज हो गया लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, किसी कोई एग्रीकल्चर बीटेक कर रहा है, बीटेक इन एग्रीकल्चर कर रहा है, उसके हिसाब से कंपनी हो गया। फिर एंट्री और एग्जिट टेस्ट हो सकता है, उसमें टॉप जो होंगे तो बेस्ट एग्रीकल्चर कंपनी में काम कर सकता है, ऐसा कुछ ऑप्शन हो और कर सकते हो। दूसरा जॉब क्रिएशन बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमी। लेबर मार्केट अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल बजट बात करते हैं कि अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड को सस्टेन रखना है तो 8 मिलियन जॉब क्रिएट करना पड़ेगा अगले 10 साल में, हर साल। स्किलिंग, एजुकेशन को अलाइन करना पड़ेगा विथ रिगार्डिंग टू स्किल दैट इज इंडस्ट्री जो नीड है उनको। इंटेंसिव फोकस करना पड़ेगा, जॉब लिंक इंसेंटिव देना पड़ेगा, स्किलिंग प्रोग्राम हब एंड स्मोक मॉडल के थ्रू। इंडस्ट्री में इंटेंसिव का बात हुआ, स्टाइपेंड, एजुकेशन लोन जो है
वो एक तरह से उसमें इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं, ई वाउचर दे सकते हैं, विमेन वर्कफोर्स बढ़ाने के लिए एसएचजी ग्रुप हो गया, स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट फॉर इंक्रीजिंग विमेन वर्कर इन द कंट्री, उसे फोकस कर सकते हैं। एड्रेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वायर डीपर रिफॉर्म। तो ऊपर जो एस्पेक्ट हुआ विद रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट, वो क्या एंट्री वाले पॉइंट पे कि कैसे हो एम्प्लॉयमेंट, लेकिन इसके बाद डीपर रिफॉर्म चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट टैकल करने के लिए। पहला है कि हर एक लेयर्स के कैंडिडेट होता है, कोई हाई पेइंग जॉब होता है, कोई मीडियम पेइंग, कोई लो पेइंग जॉब होता है, उसके हिसाब से कंपनी डिवाइड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल गूगल है, तो गूगल के लिए सबको अप्लाई कर देगा, तो कैसे चाहे कि गूगल के लिए वही लोग अप्लाई कर पाए जो जिनके पास बेसिक क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, कि आपके पास स्किल है, आप कुछ बार डिग्री है, और फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से एक एस्पेक्ट है। दूसरा कि जो एग्जिस्टिंग एमएसएमई है उसके अंदर इंटर्नशिप कैसे कर सकता है, रादर देन फोकसिंग ओनली ऑन 500 फॉर्च्यून कंपनी। एमएसएमई हो सकता है 250 करोड़ कंपनी हो, वो भी प्रोवाइड कर सकता है अच्छा सैलरी, अगर स्किल आपके पास है तो वैसे लिस्ट ऑफ एमएसएमई को भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, अपार्ट फ्रॉम 500 एम्प्लॉइज। तब वो अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं हो सकता, क्योंकि एमएसएमई इज बैकबोन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेस इन इंडिया, दैट इज। प्लस पब्लिक कैपेक्स एक्सपेंडिचर इज शॉर्ट टर्म मेथड, ओवरऑल डिपेंडेंसी जो रहता है पब्लिक सेक्टर पर रहता है, हर एक एसेट में इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन सिमिलरली कॉर्पोरेट के ऊपर भी दायित्व बनता है, ड्यूटी बनता है कि वो इन्वेस्ट करे, तभी होगा जब आप इसमें इंसेंटिव दें। एग्जिस्टिंग एमएसएमई के अंदर में जो डेट क्राइसिस है उसको पूरा करें, मॉडर्नाइज करेंगे, स्किलिंग करेंगे, तो आप जो एम्प्लॉयमेंट है उसको टैकल करने एक ब्रॉडर चैलेंज है, स्ट्रक्चरल चैलेंज है। नीति आयोग पेपर में बात हो रहा है कि $30 ट्रिलियन बनने हैं, पर जो पर कैपिटल इनकम होगा $18,000, $18,000 रीच करने के लिए हाई इनकम कंट्री 14,000 से ऊपर होता है। तो हाई इनकम कंट्री बनने के लिए आपको बेसिक बेसिक चीज पूरा करना पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसे फोकस करना पड़ेगा। प्लस मैन्युफैक्चरिंग बेस क्रिएट करना पड़ेगा। सर्विस से आप $18,000 नहीं बन सकते। सर्विसेज आप लॉन्ग टर्म में, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सर्विस सिर्फ क्रेटर करता है नीड्स एंड ग्रीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बेसिक नेसेसिटी पूरा करता है। जोमेटो नेसेसिटी नहीं है, लेकिन साबुन नेसेसिटी है। एक जो ब्रश है वो नेसेसिटी है, ब्लिंकेट नेसेसिटी नहीं है, आप खरीद सकते सामने। तो सर्विस इंडस्ट्री पूरा डिपेंड करता है ईज ऑफ लिविंग पर, कुछ कुछ को छोड़ के। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अगर बेस बढ़ेगा तभी जाकर के सोसाइटी के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपके पास इंडस्ट्री होना चाहिए। इंडस्ट्री के लिए एक लैंड एक्विजिशन हो गया, लेबर, चीप एंड अफोर्डेबल लेबर हो गया, फिर ओवरऑल जो पेपर सेंट्रिक सिस्टम होता है वो इजी होना चाहिए, रेड टेपिज्म कम होना चाहिए, आसानी से आपका डेट रिजोल्यूशन हो जाए अंडर डीआरटी और अंडर द जो बैंक्रप्सी कोड हो गया 16। तभी जाकर के हम लोग इस्टेब्लिश कर लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड सोसाइटी इस्टेब्लिश हो सकता है। ट्रेन इंडिविजुअल सर्विस में कि आप चेंज कर सकते हैं अपने, आज वो ब्लिंकेट में काम कर रहा है, कल वो किसी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड हो जाता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉय बेस्ड है, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट है। तो until unless we are moving towards a manufacturing economy, we cannot achieve $13 development economy by 2047। उसके लिए एक और एक एस्पेक्ट आता है रिगार्डिंग द स्किल गैप। स्किल गैप एक एंट्री पॉइंट पर है। फॉर एग्जांपल जो ऊपर पड़े रिगार्डिंग इंटर्नशिप, कि आप इंटर कर रहे हैं तो स्किलिंग कैसे होना चाहिए, हर कोई अप्लाई कर सकता है सब कंपनी में के लिए, कि किसी को चांस मिलेगा अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन, एग्जिट एग्जामिनेशन या फिर कोई इंटरव्यू उस पर हो गया, या बेस्ट कैंडिडेट को भेजा जाएगा हर एक कॉलेज से।
टॉपर होंगे वही जा सकते गूगल, फेसबुक और बाकी जगह में। उसके बाद फिर बाकी जगह पर फिर ऐसे ऐसे करके लेयरिंग किया जा सकता है, वैसे हो सकता है। दूसरा, स्किलिंग गैप सिर्फ बड़े कंपनी 500 क्यों फोकस किया है? क्या जो बाकी जो 1000 है वो इम्पोर्टेंट नहीं है उनका? तो एमएसएमई सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं स्किलिंग। तो एमएसएमई सेक्टर को जोड़ सकते हैं, जैसे चाइना में होता है कि हर एक यूनिवर्सिटी है उसको क्रेटर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एमएसएमई सेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर वो मैकेनिकल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है तो मैकेनिकल से रिलेटेड जो इंडस्ट्री हो गया, फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री हो गया, छोटे मोटे कार, फिर ओवरऑल तो फिर एग्रीकल्चर है या फिर मैकेनिकल है तो प्लाईवुड इंडस्ट्री हो गया, सब में आप जोड़ सकते हैं, उससे कम से कम बेसिक स्किलिंग नॉलेज आ सकता है। क्योंकि अधिकतर जो हम लोग इंटेंसिव देखते हैं इवन इन आईटीज, इट इज मोस्टली ऑन सर्विस बेस्ड। फाइनेंस में जाते हैं, कोडिंग में गया, गूगल में गया, हर जगह। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग जब तक नहीं होगा हर जगह, तब तक पॉसिबल ही नहीं। इंडिया कभी हो भी सकता है $30 इकोनॉमी। और दूसरे से बात हो रही है कि कंपनीज के ऊपर छोड़ दिया जाए नहीं, इसमें कि 500 कंपनीज है उनको लेना पड़े। उससे क्या हुआ कि क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच में क्लैश है। अब टीयर 3 टीयर 4 सिटीज है फॉर एग्जाम्पल, वहां बेसिक अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब नहीं है, तो वहां पर जोड़ना चाहिए एमएसएमई के साथ, आईटीआई से जोड़ना चाहिए। जो लोकल आईटीआई इंस्टीट्यूट होगा उसको जोड़ दिया लोकल एमएसएमई से। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर लोकल एक आईटीआई तो आदित्यपुर में इंडस्ट्रियल हब है रिगार्डिंग स्मॉल, उसमें वायरिंग इंडस्ट्री है से लेकर के कारपेंट्री का है, फर्नीचर का हो गया, फिर लैम्प को हो गया, एक बैटरी इंडस्ट्री भी है। तो सब अपार्ट फ्रॉम टाटा से जमशेदपुर में, आदित्यपुर में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसमें ये सब इंडस्ट्री, तो इसे जोड़ सकते हैं उसके साथ, एमएसएमई के साथ। ये लिखो। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि जो गवर्नमेंट जॉब दे रहा है उसको भी रैशनलाइज कर सकते हैं धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडिया में प्रीलिम्स दिया है और कभी भी निकला है, तो फिर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि आप बाकी सीपीएससी में अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, फिर इंटरव्यू हो जाता है। या फिर जो बीपीएससी जो दिया है उसको अब कोई निकला है, तो फिर जो बीपीएससी बेस्ड जो इंडस्ट्री है उसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर द मैनेजमेंट जॉब। और आपके पास स्किल डिग्री, अगर टैलेंट अगर है तो उसमें अप्लाई करने के बाद। तो अगर उसको रैशनलाइज कर दे रादर देन फोकसिंग और हर एग्जाम के लिए, हर एक कंपनी के लिए अलग एग्जाम है, तो एक बेसिक एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल कैट है, बेसिक एग्जामिनेशन, आईटी बेसिक एग्जामिनेशन है, उसी से रिलेटेड हर चीज होता है। वैसे ही इसमें भी एक कर सकते हैं। चाइनीज एफडीआई में इसमें बात की गई थी, इंडिया हैव टू टेक अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच रिगार्डिंग द एफडीआई फ्रॉम चाइना। क्योंकि देखा गया है कि कोविड के समय में इवन पहले से ही चाइना वॉज टेकिंग अ वेरी प्रेडेटरी स्टेप इन द स्टॉक मार्केट एज वेल एज इन द स्टार्टअप इन इंडिया। एग्जाम्पल, पेटीएम में इन्वेस्टमेंट था, अलग अलग जो कंपनीज, छोटे छोटे ऐप थे इंडिया के अंदर, उनके अंदर इन्वेस्ट कर रखे थे। तो उससे क्या होता है, जो मैनेजमेंट है इट इज बायस टू चाइना। दूसरा कि डेटा कलेक्शन और जो डेटा ओपेसिटी है चाइना के अंदर में, इट हैम्पर्स द इंडिया सॉवरेंटी। तो गोल्डन फंड जो है, ग्लोबल फंड है, वो हर सेक्टर में देखा गया तो ईज किया गया। एफडीआई हैज बीन ईजन इन सेवरल सेक्टर बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डीपीआईटी के अंदर में। हाँ, कहीं 100% किया है, कहीं पर 74 है, कहीं 49 है, 51 है, डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस एंड सेंसिटिविटी ऑफ दैट सेक्टर।
तो इसमें जैसे हम बात करते हैं कि हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, उसको कैसे इंक्रीज करें। तो ये एक मेथड हो सकता है कि वी आर सीइंग कि ग्लोबल फंड्स का जो इंटरेस्ट है दैट इज इंक्रीजिंग टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। सो यहाँ से जो गैप है थोड़ा सा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, वो हम इसको क्लोज कर सकते हैं। हम्म। IBC इकोसिस्टम टेक अ गेट्स अ टेक फेसलिफ्ट। इसको बेसिक समझा दो मानसी, 2-3 लाइन में। IBC 2016 जो है यहाँ पे यही है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस को इसमें ऐड अप कर रहे हैं। तो इसकी जो एफिशिएंसी है, जो इफेक्टिवनेस है, जो फंक्शनिंग है, उसको और ज्यादा स्मूदन किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ प्रॉपर्ली जो टेबल है उसमें एग्जांपल्स लिखे हुए हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आईबी से रिलेटेड जो है वो है IBBI, जो इनका अगेन रेगुलेटरी बोर्ड है। सो यहाँ पे भी इसके अंडर भी काफी सारे सबसिस्टम्स है। प्रोसेस द एम्पावर्स द IBBI टू यूज देम फॉर कंप्लायंस ऑफ रिपोर्टिंग। सो अगर अगेन रिपोर्टिंग करनी है तो दैट हैज टू बी थ्रू अ टेक्नोलॉजिकल मीडियम, डिजिटल मीडियम। उसको ट्रैक करना, मॉनिटर करना, वेदर दैट इज बीइंग फाइल्ड ऑन ऑन टाइमली बेसिस और नॉट। तो वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया विद द हेल्प ऑफ अगेन टेक्नोलॉजिकल इंटरफेरेंस ये और सब इंटरफेस। प्रोसेस कैसे, क्या इसमें क्यों बात हो रहा है, प्रोसेस कैसे है ये, प्रोसेस फॉर एग्जांपल अभी के हिसाब से दिया हुआ नीड फॉर इंटीग्रेशन, तो प्रोसेस क्या IBC का इसमें? तो आईबीसी में अगेन अगर देर इज अ केस रिलेटेड टू इट, तो फर्स्टली तो वीसी के एनसीएलटी में जाते हैं। तो उससे पहले जो है आईपी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाता है, जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं। उसके बाद कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जिन लोगों ने अगेन डेट दे रखा है एक पर्टिकुलर कंपनी को, तो दे आर कॉल्ड द क्रेडिटर्स। कंपनी इज द बोरोवर, हम्म। यानी ऑर्गेनाइजेशन इज द बोरोवर। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाए जाते हैं। एंड देन विद द हेल्प, जो लीडरशिप होती है वो आईपी प्रोफेशनल की होती है। तो वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड, बिकॉज कंपनी ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया है। हम्म। वेदर दे वांट कि लिक्विडेशन होना चाहिए या जो करंट इशू है उसका रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। एंड देन आगे जो केस होता है देन फिर वो एनसीएलटी में जाता है और फिर एपीलेट ट्राइब्यूनल में भी जाता है इफ देयर इज एन अपील ऑन द सेम। तो इसमें बस बात हो रहा है कि ये सब प्रोसेस है ही, लेकिन इसमें अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो और अच्छा हो सकता है। हम्म। हाँ, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल फेसलिफ्ट की बात की जा रही है ना। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा इसको यूज करें, फॉर एग्जांपल इन सिंगापुर UK में यूज किया गया है, तो उससे जल्दी हो सकता है, फैक्ट एंड दे कैन डिसाइड वेरी क्विकली, आउटकम चेंज हो सकता है, जल्दी हो सकता है। तो हाँ, एफिशिएंट। आईबीसी में सबसे बड़ा चैलेंज तो यही देखने को मिल रहा है कि जो डिसाइडेड टाइम पीरियड है, नंबर ऑफ डेज, उससे भी बहुत ज्यादा टाइम लिया जा रहा है। तो अगेन मतलब लैग भी बहुत ज्यादा हो रहा है और इसकी वजह से पेंडेंसी ऑफ केसेस भी बहुत इंक्रीज हुए हैं। तो वही क्वेश्चन उठता है इफेक्टिवनेस एंड द फंक्शनिंग ऑफ आईबीसी की। हम एक सेपरेट स्ट्रक्चर लेके आए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमने किया 2016 में, बट क्या वो उसी तरीके से एज पर द एक्सपेक्टेशंस एंड इंटेंशंस हमारे लिए रिजल्ट्स आए? तो यहाँ पे एक मेजर हमें बेनिफिट मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ टाइम फॉर दीज केसेस अंडर आईबीसी। हम्म। ये कीवर्ड लिखा है, इसको लिख लेना। NCLT, MCA, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन। तो हमेशा क्या होता है कि समय लगता है हर चीज को इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेट अगर करेंगे ये सब चीज पर, मार्केट पार्टिसिपेशन, रेगुलेशन, तब जाकर के डिसीजन मेकिंग जल्दी और इफेक्टिव हो सकता है। रिगार्डिंग टैक्स रेट, उसमें रिड्यूस नहीं किया गया हर जगह में, और ओवरऑल गवर्नमेंट इज विटनेसिंग ह्यूज बुओयेंसी, मतलब कि टैक्सेशन जितना कलेक्ट होना चाहिए उतना तक हम लोग पहुंच जा रहे हैं। टैक्स बायंसी मतलब विदाउट चेंजिंग द टैक्स रेट वी आर सीइंग द टैक्स रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब कि जो functioning of the current system है that is improved, that can be either because of again administrative एक improvement की वजह से हो सकता है, या फिर secondly it can be because of the expansion of the tax base, but tax rate has not been changed. हम्म। तो
हाँ, इसमें बोला जाता है कि आरबीआई की तरफ से डायरेक्शन में था कि आपके यहाँ ओवरऑल एनपीए कम हुआ है, इट इज नॉट बिकॉज दैट जो डेटर है वो वापस पेमेंट कर रहे हैं, इट इज बिकॉज कि आप यू आर यूजिंग लोन राइट ऑफ। तो उन्होंने बताया कि बैंकिंग डायरेक्शन दिया कि आप विलफुल डिफॉल्ट जो है मोर देन 25 लाख और सो, आप उसके एस्पेक्ट में एग्जामिन करें, और आपके पास 90 डेज है करने के लिए। और शो को नोटिस दे सकते हैं। विलफुल डिफॉल्ट वो होता है if they're declaring the borrower as willful default within a 6 month of account being asset given classified as NPA। अगर एक बार डिक्लेयर हो चुका रहता है उसके बाद लेंडर में इनिशिएट अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द बोरोवर, पेनल्टी मींस और disallow borrower from receiving additional loan। तो उससे ओवरऑल जो एनपीए है इंडिया में कम हो सकता है रिगार्डिंग बैंकिंग सेक्टर। आरबीआई है ऊपर इसकी बात बात किया जा रहा है कि एक तो लोन राइट ऑफ कर रहे हैं, एनपीए कम हो रहा है, लेकिन एनपीए इसके कारण कम नहीं हो रहा। आपके पास एक हाई लिक्विडिटी अमाउंट चाहिए, 5% के आसपास होना चाहिए। द स्टेबल रिटेल डिपॉजिट में असाइन हायर रन ऑफ फैक्टर ऑफ 10% फ्रॉम द करंट 5%। एलसीआर 100% होना चाहिए। ये एक बेसिक बता दो मानसी। इसमें एलसीआर बीच में हमने 125% कर दिया है, वो अभी भी 125% है, बट जनरल जो है वो है 100%। तो 125% इज फॉर द नॉन सिक्योर्ड एसेट्स, जो है नॉन सिक्योर्ड लोन्स, जो अगर कोलेटरलाइज लोन्स नहीं दिए जा रहे तो उस केस में, क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा है। सेकेंडली, अभी आरबीआई ये बोल रहा है कि एलसीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को और ज्यादा अगर हम रियलिस्टिक बनाना है और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाना है तो उसके लिए हमें एक और फैक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज कि कितने परसेंटेज या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द आउटफ्लो ऑफ रिटेल डिपॉजिट्स। जो बैंक में ऑलरेडी जो रिटेल डिपॉजिट्स हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, एंड जो करंट डिपॉजिट्स हैं वो भी अगर आउटफ्लो हो जाते हैं, एंड क्या पेस होगा, कितने टाइम पीरियड में कितना डिपॉजिट वो, मतलब गिवन द प्रीवियस ट्रेंड एंड द डेटा, उसको एक्स्ट्रापोलेट करके पता लगाना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सो दैट अगेन लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में क्या चेंजेस होने चाहिए अकॉर्डिंगली वो हम कर पाए। तो एक ये नई चीज प्रपोज की जा रही है बाय आरबीआई। हम्म। हंगर इन इंडिया डाउन टू 13.7% 3 years में। 16.6 था और वो 13.7 में। अंडर द यूएन एजेंसी रिपोर्ट ऑन स्टेट एंड फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन एसओ है सोफी। इसे 5 ऑर्गेनाइजेशन है, राज्य में पीटी, एफएओ, आईफैड, यूनिसेफ, डब्ल्यूएफपी, डब्ल्यूएचओ। कोविड के समय में बढ़ा था, लेकिन ये दिखाते हैं कि इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन है और ओवरऑल जो इंडिया का नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, इट इज कन्वर्जिंग। तभी जाकर के हम लोग फोकस कर पा रहे हैं हंगर के ऊपर में इफेक्टिवली। पहले 233 मिलियन पीपल थे, अभी 194 है, और लॉन्ग टर्म में अचीव कर सकते हैं 2030 तक जीरो हंगर लेवल। कैसे कर सकते हैं? एक तो एक्सपर्ट हो गया कि 5 किलोग्राम आप दे पा रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। फूड सप्लाई के अंदर में एनएफएसए के अंदर में दे सकते हैं आप फूड के। दूसरा एस्पेक्ट आता है विद रिगार्डिंग टू कि जो फूड प्रोडक्शन है उसमें आप मोर एंड मोर पल्सेज और प्रोटीन का बात कर सकते हैं, ताकि स्टंटिंग, वेस्टिंग और मैल न्यूट्रिशन कम हो सके। वो भी एक हंगर एक तरह से। तीसरा एस्पेक्ट है कि आप क्लाइमेट चेंज पर अगर आप फोकस करेंगे, क्लाइमेट मिटिगेशन करेंगे, तो ओवरऑल फूड प्रोडक्शन होगा, इट विल बी एन वेरी कैलिब्रेटेड, और इट विल हैव अ वेरी लेसर इम्पैक्ट देन नाउ। उसके हिसाब से फोकस करें इसके ऊपर, तभी हम लोग कम कर सकते। एमएसएमई ऊपर में बात हुआ कि
इफ यू वांट टू बिकम अ विकसित भारत 2047 तक मैन्युफैक्चरिंग बेस स्टैब्लिश करना है, तो ओवरऑल एक एमएसएमई को भी रेजुविनेट करना चाहिए, उसको री एनर्जाइज करना चाहिए। कैसे किया जाएगा? तो एक क्रेडिट गारंटी फंड है एमएसएमई के लिए, that will provide that will provide bridge loan to small businesses, और उनके जो अकाउंट जो एनपीए बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल नॉन पेमेंट के कारण एनपीए बनते हैं, वो वर्क नहीं करता, उसके कारण इसको बचा सकते हैं। एमएसएमई करेंटली 5.4 से लेकर 5% ऑफ दीज आर बिन अंडर एनपीए। एसएमए का बात कर लिया, एसएमए 3 टाइप के होता है, 1 to 30, 31 से 60, 61 से 90, 90 के बाद बन जाता है एनपीए। तो एमएसएमई गोज थ्रू पीरियड ऑफ स्ट्रेस, इवन ड्यूरिंग कोविड देखा गया, और अभी देयर इज अ राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म और एक्सपोर्ट लेड कम हो रहा है, तो इम्पैक्ट पड़ता है एमएसएमई के ऊपर। तो ओवरऑल कैपिटल इन्फ्यूजन विल हेल्प टू रिकवर द ओवरऑल एमएसएमई सेक्टर और प्रॉफिट शोकेस कर सकते हैं। तो इसमें यही है कि एमएसएमईज के लिए हम एक चीज यही बोलते हैं रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी की, मेकिंग एमएसएमईज बैंकेबल। सो एक तो होता है कि अमाउंट ऑफ क्रेडिट या क्रेडिट डिसबर्स करने की जो विलिंगनेस है बैंक्स की, हम उसको कैसे इंक्रीज करें। सेकेंडली एमएसएमई के पार्ट पे ये है कि अगर हम उनमें अगेन और डिजिटाइजेशन लेके आते हैं या उनको और फॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेबर कोड जो है वो हमें और हेल्प कर सकते हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ एमएसएमईज विल मेक देम मोर बैंकेबल। तो एक तरीके से कि क्रेडिबिलिटी उनकी हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। हम्म, ये ले लो। तो ये यही है कि परफॉर्मेंस ऑफ आईबीसी 2016 के बारे में ये है कि ओवर 1000 इंसॉल्वेंट एंटिटीज जो थे, जो भी केसेस थे 1000 केसेस में से, सो दैट हैज बीन सेव्ड इन एनसीएलटी एंड 57 जो है अभी करंट Q1 का है। तो दिस इज शोकेसिंग कि एक तो यहाँ पे कीवर्ड जो है डेटर इन पोजेशन मॉडल जो है हमारा आईबीसी उसको फॉलो करता है। डेटर इन पोजेशन मींस कि द पर्सन हु हैज गिवन द अमाउंट टू अ पर्टिकुलर कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड द डेटर। सो दे आफ्टर लाइक अगेन बैंक्रप्सी फाइल होने के बाद दे बिकम मोर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ अब व्हाट इज गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड, जो हमने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की भी बात करी। So this is talking about again the performance of IBC अगर ऐसा कुछ हमें like पूछा जाता है तो this number has been increasing. This can be one thing and उसको substantiate करने के लिए 1000 cases and 57 in Q1. So in a way we can say कि this is also important for our overall economic growth because अगर ज़्यादा cases में हम liquidation देखेंगे तो in a way it will lead to shutting down of the businesses. वो अगेन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या जॉब क्रिएशन के लिए या इवन फॉर द हेल्थ ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अगेन समथिंग विच इज डिजायरेबल फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। न्यूज में क्यों था, न्यूज में कि 1000 इंस्टॉलमेंट एंटिटी सेव्ड इन एनसीएलटी, तो न्यूज में ऐसा क्यों है? कुछ इंपॉर्टेंट हुआ होगा ना कि क्यों हुआ ऐसे सिर्फ, या फिर हाँ, तो दिस नंबर हैज इंक्रीज ना, इसीलिए ये मतलब हम क्वार्टरली बेसिस पे ट्रैक कर रहे हैं और जो नंबर है पहले ये कम था, तो क्यों दैट कम इज वाई दिस इज। है, तो अभी बढ़ गया कैसे? बिकॉज हम फिर ज्यादा फोकस करने लग गए हैं, जब से हम डिस्कस कर भी रहे हैं अबाउट एनसीएलटी न्यूज में जब भी ये आ रहा है कि परफॉर्मेंस या जितना टाइम डिले इसमें देखा जा रहा है तो इस पे ज्यादा फोकस हुआ है। तो माइट बी पॉसिबल उसकी वजह से हो सकता है, और जो फिर हम इसमें इंटरनली जो माइक्रो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं वो कुछ चेंजेस स्टार्ट होना एनसीएलटी हो गए। मतलब रिफॉर्म जो आया है इसका उसी कारण ही चेंज हुआ है इसका, मतलब अगर, हम्म। तो क्या क्या रिफॉर्म आया है इसमें ऐसे जब से ओवरऑल? अंडर स्कैन रिफॉर्म जो अभी अब तो हमने जो अभी ऊपर बात करी, एक तो टेक्नोलॉजिकल जो इंटरफेस है उसको इंक्रीज करने की बात की जा रही है या कुछ उसमें से ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। और एक ये नेचुरली भी है ना कि अभी हम इस पे इतना ध्यान नहीं दे रहे थे कि क्या परफॉर्मेंस हो रही है ज्यादा, इसमें लिक्विडेशन हो रहा है कि रेजोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है। हमारे पास एक जनरल डेटा था कि टाइम पीरियड की हम बात करते रहते थे कि टाइम कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। पर जब से मतलब अगेन जब
एनीथिंग कम्स अंडर स्कैनर या उस पर ज्यादा फोकस होता है, तो अगेन प्रेशर भी इंक्रीज होता है और उस पे फिर मॉनिटरिंग भी जो है या उसको और ज्यादा ट्रैक भी किया जाता है, तो एक वो रीजन भी है इस पे। हम्म। और तो एक और अमेंडमेंट की बात की जा रही है कि जैसे अभी जैसे यहाँ देखा कि डेटर इन पोजेशन मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि क्रेडिटर लेड रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क ये आना चाहिए इन केस ऑफ दिस, तो ये हम्म अभी हुआ नहीं है। तो आईबीसी तो एक तरीके, में अगर हाँ ये और पहली उसको बार स्किप हमने करना है तो कोर्ट बेंचेस ज्यादा होना चाहिए, जजेस